हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज में इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चंस। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस की सीरीज, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 200 इकोनॉमिक क्वेश्चंस। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है हमारा महाराष्ट्र। भारत में कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो वो है हमारा 58.9% आबादी हमारी कृषि उद्योग पर निर्भर है। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान है? तो कृषि का योगदान है आपका 17.5%। जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। अगर पूछा जाए पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान 3रा है। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले कौन सा देश है? अगर कैपिटा के आधार पर देखा जाएगा तो सबसे पहले आता है आपका कतर। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? वो है आपका केरल में। कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन या बोध। देखिए, जीविकोपार्जन ही होता है आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? मंद हो जाती है। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो आर्थिक विकास अपने आप ही घट जाता है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो आर्थिक विकास के आधार आपके जीडीपी भी है, पर कैपिटा इनकम भी है, एंड सोशल वेलफेयर यानी सभी के सभी। इनमें से सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 126। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं और ये हर साल आते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम्स हो उस समय पे आप करंट इंडेक्स इस नाम से जरूर चेक कर लें, ताकि आपका आंसर किसी भी पॉइंट पे गलत ना हो। नेक्स्ट, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था महबूब उल हक ने। ठीक है, महबूब उल हक जी ने। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है कृषि को। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक या अनार्थिक? ये दोनों ही क्रिया है। शिक्षक द्वारा फीस नहीं ली जाती, इसलिए अनार्थिक, और पैसे बचाए जा रहे हैं, इसलिए क्या है आपका आर्थिक। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो एज यू ऑल नो कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है हमारे प्रधानमंत्री। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो वो है आपका कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ? तो सबसे पहले हुआ था 1969 में, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम निर्धारित करने वाला कौन है? तो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में केवल पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। लीची का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो लीची भारत में सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो वो है हमारा बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? तो वो है हमारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सीएसओ। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
टीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने का सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था प्रोफेसर केन्स ने। जो टीसा की भयानक आर्थिक मंदी आई थी, उस कब आई थी? तो उसकी अवधि क्या थी? देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन। टीसा की भयानक अवधि आई थी 1929 से लेकर के 1933 तक। उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? ये सहज भी है, व्यवहारिक भी है और व्यापार वैज्ञानिक भी है। यानी ये तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर डी। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो वो किया था रैगनर नर्क्स ने। किसने किया था? रैगनर नर्क्स ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना करी थी चाणक्य ने, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1949 में। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो वो है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा को भारत में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। निम्न में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो 10 रुपए का नोट आपका विधि ग्राह्य मुद्रा है, ना कि चेक, ना ही ड्राफ्ट। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो सबसे ज्यादा चलता है पत्र मुद्रा। इनमें कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है? देखिए माध्यम भी है, मापन भी है, भुगतान भी है, लेकिन लेखन और संपादन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किस धातु की मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सोने और चांदी का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? शिक्षा। शिक्षा को साख का आधार नहीं माना जाता है। फाइनेंस के स्टेटस की बात कर ली जाए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो ये कहा था केन्स ने। किसने कहा था? केन्स ने। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? सबसे ज्यादा फेमस है हमारे एटीएम। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो ये कहा था हमारे पीगू ने। ये बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं ये सब, जिनके भी नाम आ रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी जिन्हें हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक। तो इनकी स्थापना हुई थी 1975 में। सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सरकारी समिति का गठन किया गया था आर.जी. सरैया के नेतृत्व में। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? वित्तीय या फिर कह सकते हैं हम आर्थिक राजधानी, तो वो कहा जाता है मुंबई को। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो गैर संस्थागत के नाम पे आपके आते हैं महाजन। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1904 में। निम्न में से एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो मुंबई, जिसे हम कहते हैं बीएससी। बीएससी एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र है हमारा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे है? तो ये है हमारे महात्मा गांधी के नाम पे, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी शुरू 1997 में। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है कृषि, उद्योग या सेवा। तीनों, ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण करते हैं। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा सफलता मिली है भारत को। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1991 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो वो खरीदा था कोका कोला ने। यानी जो आपका थम्स अप है पहले आता था पार्ले ग्रुप की तरफ से, जिनका एक प्रोडक्ट आता है पार्ले जी। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय
कंपनी है, कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो वो है डाबर, क्योंकि नोकिया भी फिनलैंड की है, सैमसंग कोरिया की है, साउथ कोरिया की। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1991 में, जब एलपीजी लाया गया था। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारे रॉल्फ नादर को। किसको माना जाता है, रॉल्फ नादर को माना जाता है उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो वो हुई थी इंग्लैंड में। कहां पे हुई थी, इंग्लैंड में। उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई है, तो वो हुई है यूएसए में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हुआ है लागू 2011 में। अंतरराष्ट्रीय मानकी संगठन यानी जिसे कहते हैं आईएसओ, आईएसओ का मुख्यालय कहां पे है, तो वो है आपका जेनेवा में। कहां पे है, जेनेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए, तो वो किए गए हैं 1985 यानी 1985 में। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1993 में। कब हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना, 1993 में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर। वर्ल्ड वाइड कब मनाया जाता है, 15 मार्च। भारत में कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है, तो वो देता है हमारा एग मार्क। एग मार्क क्या देता है कि हमारा जो ये खाने वाला ईटेबल आइटम्स है वो शुद्ध हैं। निम्न में से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 में। भारत के दो राज्य जो खनिज तेल के अग्रणी हैं, सबसे अग्रणी है हमारा आसाम और गुजरात। आसाम और गुजरात में सबसे ज्यादा खनिज तेल पाया जाता है। भारत में तेल और प्राकृतिक निगम यानी जिसे हम कहते हैं ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, देहरादून में। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है आपका सिक्किम में। जबकि अगर पूछा जाए इलायची की पहाड़ियां कहां पे है, तो वो आएंगी आपकी तमिलनाडु में। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा केरल में। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है कौन सा है, भारत का सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है हमारा चावल। हम खाते जरूर गेहूं है, पर सबसे ज्यादा उपयुक्त अनाज कौन सा है, चावल। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है, तो आर्द्र कृषि होती है हमारी केरल में। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो काजू भी सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है केरल में। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक चाय की बागान है, चाय के बागान है आपके आसाम में। निम्न में से किस फसल के लिए भारत की कृषि सबसे अधिक है, तो वो है हमारी चावल के लिए। निम्न में से किस राज्य में कोयले की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, कोयले की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है उड़ीसा में, छोटे नागपुर के पठार पे और बक्सर के पठार पे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये है हमारे हैदराबाद में। भारत में अधिक बेरोजगारी होती है संरचनात्मक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो ये वार्षिक प्रकाशन है आईबीआरडी का। किसका है, आईबीआरडी। भारत विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, तो ये देन है महबूब उल हक अर्थशास्त्री की। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो वो था हमारा मध्य प्रदेश। स्टेट लेवल पे मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था बंद का मतलब होता है आयात और निर्यात बंद हो जाता है, यानी ये देश अपने आप में सक्षम होता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है किस सेक्टर में, कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है।
भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत या गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है सबसे अधिक उड़ीसा में। सबसे ज्यादा अधिक गरीब कहाँ पे पाए जाते हैं? एज कंपैरिजन उड़ीसा में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 1991 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे और एलपीजी लेके आए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वो किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व। अगर वो निजी है तो वो निजी कहलाएगा, अगर वो सरकारी है तो वो कहलाएगा सार्वजनिक। भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे अधिक योगदान है हमारे सेवा क्षेत्र का। देश की राष्ट्रीय न्याय दर की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1950 में। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा है, पर स्टेट इनकम या पर व्यक्ति इनकम या पर पर्सन इनकम। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? आय विधि या उत्पत्ति गणना विधि? एक्चुअली ये दोनों से की जाती है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी थी? तो ये है आपकी प्रति व्यक्ति आय। आज भी आर्थिक विकास की बेहतर माप है। देश की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? सबसे पहला अनुमान तैयार किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल जनसंख्या से, यानी कुल आय बटे कुल जनसंख्या इज इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में आता है कृषि और तृतीयक में आता है सेवा। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत करी थी? तो ये कहा था क्रोमर ने। किसने कहा था? क्रोमर ने। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ये हो गए आपके इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस। अब डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके संग शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी इस वीडियोस का फायदा मिलता रहे। चलिए बात करते हैं किन देशों में मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी है? तो विकसित देशों में मुद्रा हार्ड करेंसी के फॉर्मेट में पाई जाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है आपकी गर्म मुद्रा। क्या कहलाती है? आपकी गर्म मुद्रा। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण करना मुद्रा का कार्य नहीं होता है, जबकि मापन, संचयन और हस्तांतरण मुद्रा का कार्य होता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो वो थे हमारे जेबी से। जेबी से हमारे बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? मुद्रास्फीति, जिसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है किसकी? लेनदारों की। इन्फ्लेशन के कारण सबसे ज्यादा लेनदार या डेबिटर्स को नुकसान होता है। मुद्रास्फीति के कारण लाभान्वित होते हैं कौन होते हैं? ऋणी। सबसे ज्यादा ऋणी आपके लाभान्वित होते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण विधि नहीं है? कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर में कमी करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की रेशनिंग, मांग पर नियंत्रण के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।
गिल्ट बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट बाजार हमारे सोना चांदी के मार्केट से संबंधित है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सेंट्रल बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, रिजर्व बैंक ही भारत में करेंसी नोटों को जारी करता है। निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो रिजर्व बैंक में खाता नहीं खोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो वो होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। बैंक नोट प्रेस कहां पे है? तो बैंक नोट प्रेस है आपकी देवास में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1985 में। फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए का। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1964 में यानी यूटीआई। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? तो वो है यूटीआई। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम को निगमन करने वाली या नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है हमारी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फेरवानी समिति के द्वारा। एनएससी की संस्तुति की गई थी फेरवानी समिति के द्वारा। निफ्टी निम्न में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी है आपका एनएसई, जिसे कहा जाता है निफ्टी 50। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है चमकता हुआ सितारा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एलआईसी की स्थापना की गई थी 1956 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट है आपकी मुंबई में, यानी जहां पे हमारे सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी लिस्टेड हैं। भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो वो है हमारे रिजर्व बैंक के पास में। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, इस किससे लेती है? तो वो लेती है, जब सरकार ले लेती है तो वो केवल लेती है आरबीआई से। निम्न में से भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? देना, फेडरल, कॉर्पोरेशन और विजय। तो सबको पता है फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। निम्न में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? वो माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यूरो प्रारंभ की गई है आपकी 1999 में, यानी जिन देशों में यूरो चलती है उनको हम कहते हैं यूरोजोन। भारतीय प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई थी 1975 में और जो सबसे पहला बैंक था उसका नाम था प्रथमा बैंक। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई? तो नाबार्ड की स्थापना की गई है 1982 में। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच का संबंध होता है, कैसा होता है? प्रतिलोम। कैसा होता है? प्रतिलोम। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। अर्थतंत्र में यानी अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता और शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? इन्हें माना जाता है मानव पूंजी। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो वो होता है जोखिम उठाना। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? जोखिम उठाना। निम्न में से सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गतिशील कारक हमारी होती है पूंजी। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो वो है रोजगार सृजन। रोजगार सृजन के लिए कुटीर और लघु उद्योग आवश्यक हैं। औद्योगिक और वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई है 1992 में। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है आईडीबीआई। निम्न में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? कौन सी कराती हैं? एलआईसी भी देती है, जीआईसी और यूटीआई, यानी ये सभी लॉन्ग टर्म लोन देती हैं इंडस्ट्रीज को। भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई है 1948 में।
बोकारो स्टील प्लांट किस देश के संयोग से बनाया गया? तो वो बनाया गया है रूस के। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके संयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ग्रेट ब्रिटेन की हेल्प से स्थापित किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खपत वाला देश कौन सा है? तो वो है हमारा भारत। किस खनिज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान अभ्रक में है। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान 5वां है। 5वें नंबर पे बॉक्साइट है और पहले नंबर पे है अभ्रक। भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? ये घोषित की गई 1951 में। भारत किस देश को लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान को। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। गतिरोध और मुद्रास्फीति की। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो वो किया गया है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो प्राचीनतम है सूती वस्त्र उद्योग। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है चीनी में? दूसरा। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो 1991 से 1992। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। उदार यानी लिबरलाइजेशन। व्यवसाय के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है आपका? व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, ये सभी के सभी व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो वो है हमारा हथकरघा उद्योग। प्रथम कृषि गणना कब की गई? 1970 में। सबसे पहले कृषि गणना हुई है 1970 में। भारत में कृषि के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो केवल 0.3% भाग ही कृषि शोध पर खर्च किया जाता है। हरित क्रांति में सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिले? तो वो मिले हैं दलहन में। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? वो है हमारे विलियम गॉड। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1970 में। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो है भारत का तीसरा स्थान। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान 6वां है। चावल निर्यात के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। देखिए, चावल में दूसरा, तंबाकू में तीसरा, कॉफी में छठा। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है हमारा चीन। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाली है? तो भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पे है? ये है हमारी देहरादून में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दुग्ध उत्पादन से। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है हमारे रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? देश का है ये आपका जयपुर में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1998 में। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्न का क्षेत्रफल 70% से अधिक है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध नीली, हरित और श्वेत सभी से है, यानी इनमें से सभी से है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। भारत में
गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा मोबाइल फोन यूज किए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन है? तो वो है हमारा चाइना। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, किस चीज के लिए है? केंद्रीय आयोजना सबसे ज्यादा एक्सपेंस सेक्टर लेता है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति होती है निगम कर से, यानी जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है बजटीय घाटा। क्या कहलाता है? बजटीय घाटा। निम्न में से कौन सा साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आय। कृषि आय केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो वो होता है हमारा ब्याज भुगतान। पुराने लिए गए लोन पर जो हम ब्याज पे करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मद है। संपदा कर भारत में सबसे पहली बार कब यूज किया गया था या कब चालू किया गया? तो 1957 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध होता है उत्पादन शुल्क से। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं में आया था? तो ये आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हमारे के.सी. नियोगी। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 280 में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1950 में। ये थे इकोनॉमिक्स के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इन वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए ताकि सारे के सारे आंसर्स आपको याद हो जाएं। तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के संग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। एंड इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है हिमांशु एजुकेशन। थैंक यू।